आज 3-4 ख़बरें ऐसी हैं कि तीनों चारों ख़बरें हेडलाइंस की अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करने की अहमियत की हामिल भी हैं। एक ख़बर जो अभी ब्रेक हो रही है उसकी तफसील प्रोग्राम जैसे जैसे आगे आएगा तो उसकी तफसील से आपको आगाह करेंगे। दुबई अनलॉक्ड के नाम से कुछ इंटरनेशनली कुछ डेटा लीक किया गया है और उस डेटा लीक के मुताबिक जो प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तानीज़ की हैं दुबई के अंदर और जो बहुत सारे दुनिया के इन्फ्लुएंशियल पावरफुल एलीट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई के अंदर उसकी तफसील जारी की जा रही है। अभी थोड़ी देर में उसकी तफसील आ जाएंगी और हमारी इत्तला यह है कि उसमें पाकिस्तानी पावरफुल एलीट जिसमें हो सकता है कुछ रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर्स भी हों और पॉलिटिशियंस भी हों और ब्यूरोक्रेट्स भी हों, उनकी जायदादों की तफसील भी सामने आने का इम्कान मौजूद है। 400 अरब डॉलर के करीब जायदाद का ऐसा सुराग है जो एक वेबसाइट है जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। इसकी वसातत से ये डाटा लीक किया जा रहा है। जैसे इसकी तफसील हमारे पास मज़ीद आती है तो आपसे शेयर करेंगे। आज से चंद साल पहले जब पनामा लीक्स के नाम से, पनामा पेपर्स के नाम से एक बहुत बड़ी लीक सामने आई थी जिसमें पाकिस्तानियों की जो बाहर छुपाई गई जायदादें थीं उनकी कुछ तफसील सामने आई, शरीफ फैमिली की तफसील सामने आई, जिसके नतीजे में नवाज़ शरीफ को और उनकी साहबजादी को सज़ा भी हुई। बाद में अब सारा केसेस बरी कर दिया गया, लेकिन वो मेफेयर अपार्टमेंट की मलकियत अभी भी शरीफ फैमिली के पास है। 444 लोगों के नाम आए थे और उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि इसकी तहकीक करनी चाहिए कि इन लोगों ने क्या ये टैक्स पेड मनी है, टैक्स एवेडेड मनी है या करप्शन का पैसा है या ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये कैसे पैसा वहाँ सारों का गया, लेकिन इसके ऊपर कोई कम्प्रीहेंसिव तफसील नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी केसेस आए जिसमें मुकदमात आए और मुकदमात के नतीजे में वहाँ सवाल उठा कि पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया। तो साकिब निसार की सरबराही में एक केस चल रहा था जिसके अंदर FIA वालों ने कहा कि उनके पास कुछ ऐसी डिटेल्स हैं कि 150 बिलियन डॉलर्स के करीब पाकिस्तानियों की जायदादें दुबई के अंदर उनके पास तफसील मौजूद है। 150 बिलियन डॉलर, मुझे मालूम नहीं है कि ये रकम उन्होंने कैसे अखज़ की और उसके बाद उसके ऊपर तहकीकात क्या की। आज 5-6 साल के बाद दोबारा एक डाटा लीक सामने आ रही है। उस डाटा लीक के अंदर दोबारा सवाल हमारे सामने यही है कि जिन पाकिस्तानियों के नाम सामने आएंगे उसके ऊपर तहकीक का तरीक़ाकार क्या होगा। ये जैसे तफसील आती है तो इसके साथ आप इसे शेयर करते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब तरमीम, करप्शन का जिक्र कर रहे हैं तो नैब पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन मुझे लगता है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और करप्शन की राह हमवार करने या करप्शन को जायज़ करार देने के मुख्तलिफ तरीके दरियाफ्त करने के लिए नैब वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल होता रहा। सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये केस सामने आया तो उसमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान की मीडिया से मुलाकात तो हो जाती है, वो जो कॉरस्पॉन्डेंट्स अंदर गए होते हैं, लेकिन कैमरे के ऊपर उनकी पेशी नहीं है। ये रवायत भी खैर से PTI ने ख़ुद वज़ा की थी जब नवाज़ शरीफ को उन्होंने कहा कि सज़ा याफ्ता है, इसकी TV के ऊपर तकरीर आने की इजाज़त नहीं है। तो अब उसी का इतलाक़ ख़ुद इमरान खान के ऊपर भी हो रहा है, जो दुरुस्त रवैया नहीं है। बड़े पॉलिटिकल लीडर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसको मीडिया के ऊपर रसाई होनी चाहिए और आने की इजाज़त भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की दलाइल देने की इजाज़त देने की बात की और ये बड़ी डेवलपमेंट होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मुकदमा जो है उनके YouTube चैनल के ऊपर TV चैनल्स भी दिखाते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम भी देख सकती है। और अगर वहाँ इमरान खान नैब के हवाले से या करप्शन के ऊपर दलाइल दे रहे होंगे तो यकीनन आज अगर वीडियो लिंक लाइव था YouTube का, तो जिस दिन इमरान की जुमेरात को पेशी होगी या उस दिन दलाइल देने इमरान खान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, उस दिन भी ये रसाई लाइव पाकिस्तानी कौम के सामने होगी। बड़ी डेवलपमेंट है। उसी केस के अंदर जो दलाइल सामने आए उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहें तो इक़दाम किए जाने चाहिए और इसी तरीके से अगर वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होना चाहें तो उसके लिए भी इक़दाम होने चाहिए। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा ब्रिगेडियर असद मनीर का ख़ुदकुशी का नोट काफ़ी है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है। नैब बताए पिछले 10 साल में कितने सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस चलवाए, ये बात बड़ी समझने की है। नैब बताए पिछले 10 सालों में कितने सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस चलवाए। नैब बताए 10 सालों में कितने सियासतदानों को कैद किया, लोगों के साथ जुल्म भी बहुत हुआ। और फिर वहाँ जज साहब ने कहा, शायद चीफ जस्टिस की ये ऑब्जर्वेशन थी कि ये भी बताएं कि कितनों ने फिर सियासी जमातें बदली और आज वो कहाँ खड़े हैं। ये एक्चुअली नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये शामिल है, सियासी वाबस्तगियाँ चेंज करना। नैब बनते साथ ही पहले पीपल्स पार्टी के वो जो नैबज़ादे बनाए गए थे पीपल्स पार्टी पेट्रियाट्स के नाम से, सबसे पहले वहाँ इस्तेमाल हुई थी और फिर वक्तन फ़ौक्तन हर सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है, कोई एक्सेप्शन नहीं। आपको सबसे पहले उसी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग से एक हिस्सा सुनाता हूँ जहाँ जस्टिस अतर मिल्ला भी और जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब यही बातें कर रहे हैं, दिखाइएगा। इसमें we have been informed that one of the respondent was served and he wants to appear in person. Mr. Imran Ahmed Niazi was the petitioner.
Hello. इसमें हमने लिखा था and if he wants to be represented, the jail superintendent should do the needful. Right. This is a matter of law. It's a matter that involves, NAB, which has been perceived as being involved in political engineering, so wants to appear in person. How can he be denied access to the court? Issue is very simple. This is not a matter of personal rights. It's a matter of a varies of a legal amendment. We are allowing the request, but you'll have to make arrangements for video link wherever he is, the video link facility, however you want to arrange it. जस्टिस सदर नीला वाला भी सुनाएंगे। It has consistently been used for political engineering. Kindly आप statistics दे दीजिएगा कि पिछले 10 सालों से कितने पॉलिटिशियंस को आपने प्रोसिक्यूट किया, कितने अरसे उनको अंदर रखा, कितने कन्विक्ट हुए और कितने अल्टीमेटली वर डिक्लेयर्ड एज इनोसेंट। फिर ये भी बता दीजिएगा किस पार्टी में थे और फिर कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, ये भी और ये भी बता दीजिएगा कि आज क्या हुआ है। जब हम हाई कोर्ट में थे, बेल आती थी, आप सब आके जिस तरह अपोज करते थे, इवन प्रोटेक्टिव बेल्स, और उन्हीं के लिए आके फिर अब आप कहना शुरू कर देते हैं कि वी हैड नो केस एट ऑल। Someone has to be held accountable. Brigadier Asad Munir का suicide note देख लीजिए. That is sufficient. No one can bring back Brigadier Asad Munir. It is absolutely clear that NAB has always been used from its inception for political engineering. And it had extensively abused its powers. Even then government knew that. And that is why they wanted to bring about some changes to protect the bureaucracy. जो दुबई लीक्स के ऊपर कुछ अपडेट्स आ रही हैं वो आपसे शेयर करता जाऊँ कि 17,000 पाकिस्तानियों ने 17,000 पाकिस्तानियों ने 23,000 जायदादें ख़रीद रखी हैं, और इसके अंदर जरदारी साहब के 3 बच्चों के नाम भी शामिल हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम शामिल है, प्रॉपर्टी लीक्स में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ का नाम शामिल है, दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं। इसके अलावा इसके अंदर सियासी शख्सियात, एहलकारों, रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल हैं। पाकिस्तानियों की दुबई के अंदर 11 बिलियन डॉलर 11 अरब डॉलर की जायदादें मौजूद हैं, और इसकी मज़ीद तफसील आती है तो जैसे जैसे मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का हमने अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए इंटरव्यू किया था। उन्होंने लंदन में दुबई में अपार्टमेंट ख़रीदा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, तो मेरे ख्याल में हमारे पास अभी भी रिकॉर्डिंग उसकी होगी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे सऊदी किंग अब्दुल्ला ने उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, और उससे मैंने यूके का भी अपार्टमेंट ख़रीदा जो एजवर रोड के ऊपर उनका अपार्टमेंट था, और दुबई वाला अपार्टमेंट भी ख़रीदा। अब मुझे मालूम नहीं है कि 8-10 मिलियन डॉलर कोई हुक्मरान किसी पाकिस्तानी को कैसे दे सकता है और फ़ौज इसकी कैसे इजाज़त दे सकती है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन नहीं होगी। इसके अलावा भी इस तरह के वाक़यात होंगे। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है, नईम हैदर पंजोथा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं PMLN से। दोनों को वेरी वार्म वेलकम जी। आज बहुत सारी ढेर सारी खबरें हैं, ये प्रॉपर्टी लीक्स तो जैसे जैसे आएगा उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो तारिक साहब आप ही बता दें, इमरान खान की पेशी आर यू हैप्पी विद दैट? क्योंकि एक ज़माने में नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी आयद की गई थी, आज पाबंदी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी। आई थिंक इट्स ए वेलकम डेवलपमेंट। जी बिल्कुल, मैं जैसा कि आपने कहा, मैं कहता हूँ कि एक अच्छी बात है। इमरान खान साहब को अपनी जो सफाई है उसका पूरा हक मिलना चाहिए, पूरा मौका मिलना चाहिए, और अगर ये लाइव टेलीकास्ट होती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो है वो आज आपने दिखाई कि लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, तो पूरी कौम भी देख लेगी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये देखिए, जो मसावी हुकूक है ना, जिनकी आज जैसे नैब के हवाले से गुफ्तगू हुई है, अब ये मलिक साहब बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, यानी एक सबसे आप ये कहें कि बड़ा इदारा इंसाफ की फराहमी के हवाले से, वो एक इदारे को कह रहा है कि कॉन्स्टेंटली बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और साथ ही दूसरे जो ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं वो फरमा रहे हैं कि किन किन लोगों के ख़िलाफ़ अपने केस बनाए, कितने को प्रोसिक्यूट किया, कितने बेगुनाह हुए, और उसके बाद किस पार्टी में थे और आज किस पार्टी में है। तब्दील करवाई उसकी तफसील मांगी, ये बड़ा सही सवाल पूछा। अब दे सेड इट ऑल, अब इसके पीछे कोई बात रह नहीं जाती। लेकिन मैं इस बात को आगे लेके जाऊंगा कि क्या इतने बड़े रिमार्क्स के बाद, जो यकीनन जो है वो बहुत सीरियस नौयत के हैं, क्या हमें खामोश बैठ जाना चाहिए? आपको पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर पे बात करनी चाहिए, इस बात की तह तक पहुंचना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, ये इदारा कब बना, क्यों बना, और बिल्कुल जब ये डिटेल्स आएंगी ज़ाहिर है वो पब्लिक होंगी, उन्हें पता लगेगा।
उसके बाद इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नैब की अज खुद अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि बाकी पार्टीज भी अगर इसमें ऑन बोर्ड आती हैं तो इन मामलों को दुरुस्त करें अगर और हर एक को बराबर मौका मिलना नून लीग चाहिए। और पीटीआई वाले आपस में बात करने पे मादा हो जाएं तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल जिससे आपने भी भुगता और आजकल पीटीआई भुगत रही है, आगे निकलने का रास्ता खुल जाएगा। ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है। पार्लियामान के अंदर तो जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उनमें तो एक अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन हम समझते हैं कि इसको पार्लियामान के बाहर भी इसको आना चाहिए। और जैसा कि मैंने खुशाइन करार दिया कि इमरान खान साहब को बिल्कुल अपनी सफाई का वकला समेत और ख़ुद उनको मौका मिलना चाहिए, ये बड़ी खबर चला क्लैरिटी होनी चाहिए और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो बिल्कुल उन्हें जो बेगुनाह दुबई करार लीग दिया से जाए। मुतल्लिक मजीद अपडेट्स आ रहे हैं जी। इसमें हुसैन नवाज शरीफ, आपको मुबारक हो जी, कहीं आप पीछे ना रह जाएं। हुसैन नवाज शरीफ का नाम भी शामिल है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम शामिल है, और जनाब शर्जील मेमन साहब का नाम शामिल है, और इनकी फैमिली के लोग शामिल हैं। फैसल वाडा साहब का नाम शामिल है। बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी शामिल है। आपकी तरफ आ रहा हूँ जी पंजोथा साहब, ये अभी अपडेट्स आ रही हैं इसलिए पूरी खबर हो जाए, फिर इसके ऊपर सवाल जवाब करेंगे। लेकिन पहले नैब का केस और इमरान खान की पेशी कैसी डेवलपमेंट है? ये सुप्रीम कोर्ट में तो आपके इतराज़ात भी बड़े थे, लेकिन वहाँ से एक बड़ा फैसला आज सामने आया। देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला है वो बेसिकली कोई इमरान खान साहब की सफाई के हवाले से नहीं है कि जाकर उन्होंने कोई अपनी सफाई देनी है। उन्होंने केस जो है वो किया और उसके ऊपर वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और ख़ुद पेश होना चाहते हैं, ये उन्होंने इजहार किया। लेकिन अब देखना ये है कि आज तक क्यों पाबंदी लगाई गई, उनकी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के ऊपर क्यों लगाई गई, उनको अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया। यहाँ पर मामला ये है कि अगर अदालत में पेश करना है तो सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो जितने भी हैं वो सारे मौजूदा हुकूमत ने करने होते हैं और स्टेट का काम है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जहाँ पर नवाज शरीफ साहब जनाब पेश हों वहाँ पर प्रोटोकॉल भी हासिल हैं और सारा कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ खान साहब को जो है वो सिक्योरिटी नहीं दी गई और सिक्योरिटी के बहाने बनाए गए, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि किसी तरह से खान साहब मंजर आम पर आए, उनकी तस्वीर ना आए, उनकी तकरीर ना आए, उनकी वीडियो ना आए, उनकी कोई चीज़ ना आए। देखें, बात यह है कि यहाँ पर अगर वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिरी की बात की जाती है ना तो नहीं वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाता, वो क्यों नहीं किया जाता, उसकी क्या वजह है और उससे नुकसान क्या है? और उससे नुकसान ये हो रहा है कि 1 साल से खान साहब के केसेस पेंडिंग है और वो डिसाइड नहीं हो रहे क्योंकि वीडियो लिंक के ऊपर अपीयरेंस के ऊपर क्यों पाबंदी लगाई थी? देखिए, नवाज शरीफ की अपीयरेंस के ऊपर पाबंदी अगर लगाई गई थी किसी वजह से लगाई गई थी, किसी वजह से लगाई गई थी या जिसने लगवाई थी या जिसके कहने पे लगाई गई थी या पीछे कौन था, तो सारी चीजें ये देखें। यहाँ सर तो आपकी थी ना जी, गलत काम करना नहीं चाहिए सियासी हुकूमतों को। आज ये कर रहे हैं, कल आप कर रहे हैं। यही बात है ना कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये मुदाखलत बंद होनी चाहिए। तो फिर आपस में बात करें ना जी, मैं तो उनको भी कह रहा हूँ, आप भी करें। आज भी आप देख लें कि जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मैं उसकी तरफ आता हूं, चीफ की तरफ, लेकिन आप आपस में करें बात। और खान साहब को देखें आपस में किस तरह बात करें। शोएब शाहीन साहब से अगर आप 40-50 हज़ार से हार चुके हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक अगर आप हारे हुए हैं और फॉर्म 45 आपके पास भी मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है, और जिसमें आप हार गए हैं और फॉर्म 47 का नोटिफिकेशन लेके आप कहें कि मैं जीता हूं, इसके अलावा मेरे साथ बात करो, तो कैसे हो सकती है? वो सबसे पहले आपको एडमिट करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी है। मुझे लग रहा है कि मैं इस्लामाबाद के अपने सबसे पहले हमें एडमिट करना होगा से बात कर रहा हूं, मतलब इतनी अथॉरिटी के साथ झूठ बोल रहे हैं, इतनी अथॉरिटी के साथ कि मैं हैरान हो गया हूं। भाई यू आर नो अथॉरिटी, झूठा नहीं कह सकते, मैं उनको जवाब दे रहा हूं और आप इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने धांधली की है और आप हलफ दे दें, आप हलफ दे दें कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं जीते, बोलना बंद करें। ठीक है, आपने फैब्रिकेशन नहीं की, मैं अदालत में दूंगा। नहीं हलफ मेरे भाई ना, मुझे हाथ ना लगाएं, अभी फॉर्म 45 और यार आपको अनटचेबल नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम अभी अदालत में क्या तरीका बात सुनो ना, बात नहीं, मैं लड़ाई का फोरम नहीं है, मेरी बात मैं बात कर रहा हूं, डिस्कशन का फोरम है, मेरी बात मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आपने उन पे इल्जाम लगाया और आपको जवाब देंगे। डोंट ब्लेम मी, ओके? मुझे आप ब्लेम ना करें, बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। मेरा हल्का है, हमारा इलेक्शन हुआ है और हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसमें फॉर्म 45 को 20 तारीख को आ जाएंगे, आप आके देख लें वहां पे। आपने बात की कि कैसे ऐसी बात करें, ये कैसी बात? देखिए, वो मामला ट्रिब्यूनल के सामने है तो आप एडमिट करें, ट्रिब्यूनल के सामने नवाज शरीफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और मैं चाहता हूं कि आपको पूरा इंसाफ मिले, लेकिन आपस में लड़के तो इंसाफ नहीं होगा। आपके इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास फॉर्म 45 यार आपके लीडर से लेकर नीचे तक सब झूठ बोलते हैं, आप लोगों की आदत है। पंजोता साहब, भाई मैं अदालत में दिखा रहा हूं ना, मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं दिखा रहा हूं अदालत को, अदालतों को ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, वो मैनेज कर चुके हैं। पंजोता साहब, ये फैसला तो अदालत ने करना है ना, उन्होंने हरासा किया हुआ और वो लेटर लिख रहे हैं बार बार, वो चीफ जस्टिस को लेटर लिख रहे हैं।